अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर नसीर है। मैं आयरलैंड में पिछले 3 साल से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो आज मुझे डॉक्टर लिकाउर रहमान, बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी है आयरलैंड की, पाकिस्तानी कम्युनिटी में। तो मुझे नज़र आया, मैंने इनको पकड़ लिया और इनसे मैंने सोचा कि अपनी कम्युनिटी के अवेयरनेस के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की जाए, जिसमें जैसे जॉब्स अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, वीज़ा के इश्यूज़ हैं, रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर लिकाउर रहमान, पीड्स कंसल्टेंट और मेडिकल काउंसिल के मेंबर भी हैं, इलेक्टेड मेंबर। सो मोस्ट वेलकम सर। बहुत शुक्रिया डियर नसीर यार। मैं तो आजकल काफ़ी बिज़ी हूँ फैमिली कमिटमेंट की वजह से, तो बड़ी देर हो गई है मैंने कोई सेशन वगैरह नहीं किया और आपने आज ज़बरदस्ती मुझे बिठा ही लिया इधर, तो मैंने सोचा इससे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं सलाइगे में आया हूँ। मैं तो अवॉइड कर रहा था टू बी ऑनेस्ट कोई बंदा मुझे इधर देखे ना, आराम से अपना टाइम गुजारूँ। मुझे पता चला कि आयरलैंड के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि एक हाइटेड लोकेशन पे है और सबसे ब्यूटीफुल, और उसके वहाँ से आपको एक माउंटेन नज़र आती हैं, हार्स शू शेप माउंटेन है, बल्बन माउंटेन्स। आप पीछे देख रहे होंगे, आपको नीचे पूरी कम्युनिटी, आपको पूरा पूरा इनका टाउन नज़र आएगा। सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल सीनिक प्लेस। और यहाँ पर ही पाकिस्तान इंडिया की जो जंग का जो मेन किरदार था, लॉर्ड माउंटबेटन, वो इस पहाड़ियों के पीछे दफन है। तो उस वक्त मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी। तो इस वेदर को एंजॉय करने के लिए हम थोड़ा सा बैठे, साथ सेशन भी हो जाएगा। और मज़े की बात आपको बताऊं, आयरलैंड के अंदर काफ़ी देर के बाद ये ना एक समर आया है जो इतना प्रोलॉन्ग्ड है। और एक और यह है कि हमें वार्निंग मिली है कि यहाँ पर खुशक साली का इम्कान है, 10 दिन से बारिश नहीं हुई। तो हर रोज़ बारिश यहाँ पर होती है, तो पिछले 10 दिन से बारिश नहीं हुई, तो लोग जो है ना, ड्राउट का थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर पानी की कमी हो सकती है। तो बड़ा शुक्रिया नसीब। आप मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि आपको काफ़ी जूनियर्स कांटेक्ट करते हैं, आप भी इधर हैं, मुझे भी करते हैं कि इस दफ़ा आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे पहला कि जॉब की जो सिचुएशन है वो काफ़ी टाइट रही है, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है लिका भाई। बहुत ज़्यादा लोग, मतलब एक डिपार्टमेंट में 4 सीट्स के लिए 100, 150, 200 बंदा अप्लाई करता है, और फिर बड़ी मुश्किल हो गई है शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होना, और फिर सक्सेसफुली अपनी जॉब लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन ये रिसेंटली जब हम आए थे तब इतना मुश्किल नहीं था जॉब लेना। अभी रिसेंटली बहुत मुश्किल हो गया हुआ। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा शुक्रिया यार, ये तो बड़ा एक हॉट एक टॉपिक है और इसके ऊपर बड़े लोगों की बड़ी राय हैं। जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है सिस्टम के अंदर, जितनी रिफॉर्म्स लेके आए हैं हम, स्टैम्प 4, स्टैम्प 1G, इमिग्रेशन रिफॉर्म, वीज़ा, ये वो उस ऑल टुगेदर इसमें कलेक्टिवली समराइज़ करूँ तो आयरलैंड के अंदर हर एक डेकेड के बाद या कुछ अर्से बाद एक फ़ेज़ आती है जहाँ पर सैचुरेशन हो जाती है या बहुत ज़्यादा एक जॉब की वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। आई थिंक दिस इज़ दोज आर वन ऑफ द फ्यू ईयर्स कि जिसमें ख़ास तौर पे ये वाला जो साल है, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है, सबसे पहला फैक्टर ये है कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था नेशनली कि ये हर साल जो है ना वो सीटें, ट्रेनिंग सीटें बढ़ाते जाएंगे और स्टैंड अलोन सीटें जिस पर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग बाहर से अप्लाई करते हैं वो कम करते जाएंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न दिस ईयर कि इन्होंने जो ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं वो ज़्यादा कर दी हैं इस साल, और स्टैंड लोन कम हो गई हैं। मसलन अगर स्टैंड लोन पहले 5 सीटें होती थी जिसके ऊपर एक डिपार्टमेंट लोग कम्पीट करते थे, अब वो में भी 2 रह गई हों, ट्रेनिंग ज़्यादा कर दी हैं। अच्छा, ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न है। दूसरी एक और रीज़न ये है कि इस दफ़ा जो आयरलैंड की जो पहले एक पिक्चर थी वो ये थी कि यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोगों में बाकी सारे आउटसाइड यूरोप जितने कंट्रीज़ आ जाते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, देखें इंडियन इधर है ही नहीं थे पहले, अब इंडियंस भी आ रहे हैं, यूके से भी लोग आ रहे हैं। तो अब जब इनको पता चला कि यहाँ पर ट्रेनिंग पाथवेज खुले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, तो लोग पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज से कॉम्पिटिटिव जो जिनकी सीवीज़ हैं वो अप्लाई करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी सैचुरेशन और बढ़ गई है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे एक और भी एक मसला है जो मेरे जहन में है, वो ये है कि HR जो हैं वो थोड़ा सा उनको ये है कि जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है जितने भी, उनके जहन में ये है कि पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज़ हैं ना वो डिलेज़ हो रहे हैं, मतलब 4-4, 3-3, 5-5 महीने डिलेज़ हो रहे हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। और ये एक तीसरा मेन फैक्टर है जिसकी वजह से वो पाकिस्तानियों को सबसे नीचे इस दफ़ा उन्होंने रखा है
कि ये लोग जो है ना इनके वीज़े डिले होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्टाफिंग के इशू होते हैं, ये बड़ा लेट ज्वाइन करते हैं। आई थिंक दीज आर कलेक्टिवली मैनी फैक्टर्स कि जिसकी वजह से इस दफ़ा पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी टफ़ टाइम हुआ है। और चौथी जो कि क्रोनिक चल रही है एज अ कौम हमारा मसला, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा इस पर ऐड करना पड़ेगा, वो ये है कि हमारे 2000 डॉक्टर्स हैं जो 2 साल पहले सर्वे हुआ था इस कंट्री के अंदर, आयरलैंड के अंदर, और ये पिछले 4 डेकेड से मतलब 40-50 साल से इधर मौजूद हैं। तो हमने कोई ऐसी नेटवर्किंग या इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सपोर्ट नहीं डेवलप की कि हम कॉम्पिटिटिव जो एक कॉम्पिटिटिव चैनल डेवलप करें जहाँ पर कॉम्पिटिटिव लोग जो हैं वो उनको इधर लेके आएँ। बड़ा हैपहैज़र्ड है, जो इधर मौजूद है वो अपने किसी रेफरेंस से किसी जूनियर को ले आएगा, बट वो ये नहीं देखेगा कि इन द लॉन्ग रन सिस्टम के अंदर अगर हम एक कॉम्पिटिटिव लोग लेके आएँ तो वो इस सिस्टम के अंदर रन करेंगे, रूल करेंगे, वो बिल्कुल ख़त्म है। उसके बरअक्स सूडानीज़ कम्युनिटीज़ हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो अपने लोगों को लेके आते हैं जिनकी सीवीज़ अच्छी होती हैं और उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं इधर। तो हमारा ये एक बहुत बड़ा फैक्टर लैग कर गया इस दफ़ा, जिसकी वजह से ये ऑल टुगेदर हम क्राइसिस में चले गए। थैंक यू सो मच लिका भाई, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया। आप जिक्र कर रहे थे वीज़ा इश्यूज़ का। अच्छा। आप क्या लगता है आपको, क्या रीज़न्स हैं ये पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों के साथ जो है ये वीज़े के इशू आ रहे हैं? आपका बिल्कुल सही, आपने बोला कि पर्टिकुलरली पाकिस्तानी के साथ आ रहे हैं ये इशू। मैं इमिग्रेशन के अंदर 3-4 साल से 5 साल से काफ़ी इंटरेक्ट करता रहा हूँ उनके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का स्टेक होल्डर भी रहा हूँ इधर की, और मेरे लिए आसान था कि मैं इस इशू को रिज़ॉल्व करवाता, मगर ये इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है वीज़ा का कि मैं भी इसको रिज़ॉल्व नहीं कर पाया पिछले 3 सालों से। मैंने इसके ऊपर सर्वेज़ भी किए। मुझे पता चला, जो एक्चुअल स्टोरी अंदर से पता चली, कि अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात करना पड़ती, सारे तो नहीं होते मगर कुछ ऐसे नोटोरियस पीसीज होते हैं जिनकी वजह से आपका जो पूरी की पूरी एक कम्युनिटी जो है ना वो स्क्रूटनी में चली जाती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर 1 वो ये थी कि डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, या बाकी में उनको पता कि आयरलैंड आना आसान है, तो यूके से काफ़ी लोग डिपोर्ट होते हैं, और या डिपोर्ट होते हैं या यूके के अंदर उनकी हिस्ट्री होती है, वो वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान से जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं एज अ स्पाउस वीज़ा। तो उनमें क्या होता है, वो डिक्लेयर नहीं करते अपनी चीज़, ठीक है, जिसकी वजह से वीज़ा हिस्ट्री डिक्लेयर ना करने की वजह से एक तो ये है कि उनका नाम स्क्रूटनी में चला गया कि यार उन लोगों का काफ़ी डिले हुआ। अब दूसरी जनरल पॉपुलेशन है। अब अगर आप लास्ट न्यूज़ में देख रहा था 2 दिन पहले कि यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, आयरलैंड यूरोप का पार्ट है, सबसे टॉप मोस्ट जो एसाइलम सीकर है ना वो पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेट जो हालात बने पिछले 3 साल के अंदर, जो लोग प्रोफेशनल थे या नॉन प्रोफेशनल थे, जैसे कैसे भी थे, उन्होंने यूरोप का रुख किया, और आयरलैंड उनको पता चला कि एक बड़ी एक ग्रूमिंग मार्केट है, जैसे आयरलैंड का पासपोर्ट टॉप पे चला गया है अभी इस दफ़ा, तो उन लोगों ने इधर आया। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने भाइयों को और अपने रिश्तेदारों को इधर बुला के असाइलम करवा दिया, और ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली लोग इधर आए, विजिट वीज़े पे आके असाइलम कर लिया, जिसकी वजह से एक फैक्टर ये है कि पाकिस्तानियों के वीज़े उन्होंने डिले कर दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग आते हैं एक ही मकसद के लिए कि इधर रुकना है इन्होंने। वेरी अनफॉर्चुनेट डिसऑनेस्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका वीज़ा जो इशू है वो आगे चल कर डिले हो रहा है। इसके अलावा हमारा जो डिप्लोमेटिक चैनल है इधर इस कंट्री के अंदर, मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा, हमने उनको भी बड़ा इन्वॉल्व किया है। और डिप्लोमेटिक चैनल इतना वीक है कि वो इस इशू समझते ही नहीं है, ठीक है। वो मतलब आई डोंट फील अनफॉर्चुनेटली कि उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट रही है, क्योंकि हमने जब डिपार्टमेंट से बात की थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा था कि आपका जो डिप्लोमेटिक चैनल है इधर आयरलैंड के अंदर ऑफिशियल, उन्होंने हमें कभी इस तरह हाईलाइट नहीं किया जिस तरह आप बता रहे हैं। तो ये एक कलेक्टिव चीज़ है जिसकी वजह से हम वीज़ाज़ के इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे एक और चीज़, लास्ट ईयर फॉर इमिग्रेंट्स जो थे, उन्होंने फॉर राइट्स जो इमिग्रेंट्स उन्होंने बड़े प्रोटेस्ट किए। तो इस दफ़ा हमें पता चला कि 80% लोगों के असाइलम भी रिजेक्ट हुआ है, कि हिस्ट्री के अंदर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और इन्होंने लोगों को डिपोर्ट किया। यूके से बड़े बड़े ज़्यादा लोग इधर आ गए हैं ब्रिटिश की वजह से। कलेक्टिवली पाकिस्तानी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, और उसकी वजह ये है जो मैंने बता दी है। आई होप कि ये सूनर रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आयरिश एम्बेसी खुली है, उसको कम्प्लीटली ऑपरेट करते हुए और होल्ड करते हुए तकरीबन 2 साल लगेंगे, और फिर वीज़ा उधर ऑपरेट होंगे, फिर पॉसिबली आपकी चीज़ें आसान हो जाए। उससे पहले तो मेरा नहीं ख्याल कोई है इसके फ़र्क पड़ने वाला है।
थैंक यू सो मच लिका भाई, आप ने काफ़ी रीजंस बयान किए मैं और भी हम बहुत से बयान कर सकते हैं, बड़ी मेरे जहन में है, लेकिन मगर मैं बड़ा कंट्रोल करके इसको बता रहा थैंक यू सो मच लिका भाई। और क्विकली हम आगे चलेंगे कि मुझे ये बताएं कि आजकल जब हमारे दौर में 2022-23 में 2022 की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो मुझे 5 महीने लगे थे और वीज़ा भी कोई 2 हफ्तों में आ गया था। तो आप मुझे बताएं आजकल जो लोग वीज़े के अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको साल से ज़्यादा लग रहा है, जैसे 14 महीने 16 महीने लग रहे हैं। तो इसके बारे में क्योंकि आप एक मेडिकल काउंसिल में भी बैठते हैं, आप उसके मेंबर भी हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें कि ये क्या वजह है इसकी। ये तो और ये भी ख़ास सॉरी ये भी पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों के साथ है या पाकिस्तानी के साथ है? इसके भी वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर तो मैंने बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और बड़ी मेरी ना एक जिसे कहते हैं ना कि कन्फ्रंटेशन भी रही है डिपार्टमेंट के अंदर कि पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट किया गया है रजिस्ट्रेशन की डिले की वजह से। और मुझे जो चीज़ समझ आई वो आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने आज मैंने इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनानी थी मगर नहीं बना सका फॉर सम रीज़न्स। एक लिस्ट थी रोटेशंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोग इधर आते हैं। 3 पाथवेज़ हैं, एक MRCP का पाथवे है, एक आपका प्रेस पाथवे है और एक जो है एग्जाम्पशन जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं COE पाथवे। सारे तकरीबन 99% लोग इस पाथवे से आते हैं हाउस जॉब की एग्जाम्पशन की बेस पे। हुआ ये कि पिछले साल 1-2 साल पहले इन्होंने ना रोटेशंस की लिस्ट अपडेट की जो कि एग्जाम्पशन पाथवे पे पाकिस्तान के अंदर हाउस जॉब की लिस्ट हैं, आयरिश मेडिकल काउंसिल ने की। और उसके अंदर उन्होंने नाम थोड़े थोड़े ऐड कर दिए, जैसे रेस्पिरेटरी के साथ चेस्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब ऑर्थोपेडिक के साथ ऑर्थोपेडिक ट्रामा ऐड कर दिया, कुछ इस तरह की चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी उन्होंने। हमारे लिए तो वो कोई मायने नहीं रखती, मगर इधर जो इनका इंटर्नी है वो जो रोटेशन जिस नाम से कर रहा होता है ना, वही रोटेशन हमने उसी एज सच उधर लिखनी होती है। अगर ना लिखें तो आपकी वो समझ लें कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये हुआ ये कि अगस्त 2024 के अंदर ये जो लिस्ट थी ना जो थोड़ी सी अपडेट हुई थी वो लिस्ट कैंसिल हो गई। अब मैंने जितनी वेबसाइट कंगाली है ना, जो भी इधर कम्युनिकेशन चैनल्स बनी हुए हैं जो लोगों को असिस्ट करती हैं, वेबसाइट्स जो कि पाकिस्तानी जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनको हेल्प आउट करती हैं, सब के ऊपर अभी भी वो पुरानी लिस्ट पड़ी हुई है जो कि अगस्त 2024 के अंदर उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और वो पुरानी लिस्ट पे चले गए जो पहले थी, ठीक है। अब जितने लोगों ने पिछले 2 सालों के अंदर उस लिस्ट पे अप्लाई किया वो रोटेशन स्पेशलिस्ट जिसमें ऑर्थोपेडिक एंड ट्रामा है और चेस्ट वगैरह, उन सब की पेंडिंग में चली गई पैनल के अंदर, पैनल रिव्यू के अंदर और पैनल रिव्यू के अंदर वो जो चीज़ चली जाती है वो महीनों लग जाते हैं। अब आपकी वीडियो के तवज्जुह से मैं यही बताऊँगा कि फॉर गॉड सेक जितनी वेबसाइट्स हैं ना उनके ऊपर अभी भी पुरानी वो लिस्ट पड़ी हुई है, वो उसको आप ना देखें। आपने कभी भी ये फॉर्म फिल करना और रोटेशन का तो मेक श्योर करें कि आप आयरिश मेडिकल काउंसिल को ईमेल कर दें कि हमें वो लिस्ट भेज दें रोटेशन की, आई वांट टू अप्लाई, वो आपको दे दें। या उनकी साइट पे, क्योंकि उन्होंने साइट से हटाई है तो नहीं डाली, उनका भी एक एरर था, मैंने इसको हाईलाइट किया कि आप लोगों को अपडेट करना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया। तो जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी के, क्योंकि वो पाकिस्तानी के लिए स्पेसिफिक लिस्ट थी ना, उसकी वजह से वो इतने पेंडिंग में चले गए। इसके अलावा सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए काउंसिल के अंदर काफ़ी आवाज़ हमने उठाई है और उठा रहे हैं और आई होप कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और अगले 6 महीने साल के अंदर इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वो एक डिजिटल सिस्टम लेके आ रहे हैं और उससे चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इनके लिए अच्छी हो जाएंगी, जिसके अंदर आपका फ़ीडबैक होगा कि आप फ़ीडबैक देख सकते हैं। और कम्युनिकेशन के लिए हमने बड़ी बात की है कि कम्युनिकेशन चैनल जो है वो बड़ा एक स्मूथ होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए। तो इंशाल्लाह आई होप, मगर ये मैसेज है कि जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मेक श्योर करें आप मेडिकल काउंसिल से वेरीफाई करें जो भी किसी साइट पे लिस्ट पड़ी हुई है, क्योंकि वो अभी तक पुरानी लिस्ट पड़ी हुई है जो रोटेशन की लिस्ट है और नाम वो जो है वो जो नाम है वो ठीक नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। सही हो गया, थैंक यू सो मच लिका भाई। एंड पे बड़ा क्रिस्पी सा और क्विक सा एक आपसे सवाल करूँगा, 30 सेकंड्स में आपने जवाब देना है कि पाकिस्तानियों के लिए जनरली कोई जो आ रहे हैं अभी, जो न्यू हैं या आ रहे हैं जो रास्ते में, उनके
30 सेकंड्स की कोई एक ना advice। एक एडवाइस दे दें, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि चीज़ है। वो एक बिल्कुल न्यू सोसाइटी में आ रहे हैं और न्यू मुल्क है उनके लिए, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम को बढ़ा लेते हैं, 2 मिनट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में एक चीज़ है कि गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको किस पर्सपेक्टिव से अब काम करना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर एंट्री करने के लिए, और उनके लिए एडवाइस भी इसमें होगी। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा चलें आपको 2 मिनट इसके तुम बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में देखें काफ़ी चीज़ें जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। मैंने लास्ट 6 मंथ के अंदर एक छोटी सी कैंपेन चलाई थी, अवेयरनेस कैंपेन पाकिस्तानियों के लिए, और मुझे काफ़ी लोगों ने किया कि आप इंग्लिश में बनाएं, मैं उर्दू में बनाता रहा अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, कि ट्रेनिंग आयरलैंड के अंदर पाकिस्तान में बैठ के आप ट्रेनिंग अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये सुनकर बड़ी हैरानगी और ख़ुशी होगी कि जीबी ट्रेनिंग के अंदर 6 लोगों ने क्वालिफाई किया इम्तिहान पास करके, और 4 को, मतलब अगर आप देखें तो 60% उसका सक्सेस रेट था। 4 को डायरेक्ट पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली है, इधर डायरेक्ट पाकिस्तान से ट्रेनिंग, जो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते। आयरलैंड छोटा सा कंट्री है, 5 मिलियन पॉपुलेशन है, सीटें बड़ी कम है, और 4 लोगों को डायरेक्ट इधर ट्रेनिंग मिली है। कैन यू इमेजिन दैट कि बाकी जितनी ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं, पीएसटी ट्रेनिंग जितनी स्पेशलिटीज़ के अंदर है, आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, आरसीपीआई, आरसीएसआई, जीपी की, अभी से उसको जाके एक्सप्लोर करें, रैंकिंग क्राइटेरिया देखें, अपने आप को प्रिपेयर करें, नंबर्स देखें उनके, जो तकरीबन 30% 40% नंबर जो होते हैं ना, वो आपकी ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है और एकेडमिक आपके अचीवमेंट्स होती हैं उनके होते हैं, आप उनको जाके देखें, वो बड़े आसान है, उनको फुलफ़िल करें, ताकि जो अक्टूबर में ट्रेनिंग खुलनी है अभी, उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हों पहले ही। और ट्रेनिंग तो कम अज़ कम आप अप्लाई करें, वो जॉब की सबसे बेस्ट फॉर्म ही ट्रेनिंग है, तो क्योंकि ट्रेनिंग स्लॉट बढ़ रही हैं, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और नंबर 2, प्लान बी के अंदर जो स्टैंड अलोन जॉब्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए डेफिनेटली आपके पास एक्टिव आईएमसी होनी चाहिए। एक्टिव आईएमसी इज़ द बिग इशू नाउ डेज़। एक्टिव आईएमसी हो, ओईटी आइल्स अगर आपका एक्सपायर भी हो गया, डोंट वरी अबाउट इट, वो जॉब की जॉब सिक्योर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जॉब स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके दौरान जो एमआरसीपी है, जो मेंबरशिप एग्ज़ाम है, जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, उनका ड्यूअल बेनिफिट है, उससे आगे बेनिफिट बड़ा बेनिफिट कोई नहीं है। आप उनको एक्सेस करें, उनको मतलब टारगेट करें साथ साथ अपनी सीवी के ऊपर, क्योंकि क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ होता गया इस साल। आप जैसे बता रहे थे, एक स्पेशलिटी के अंदर 250 आई हैं, और डबल एफसीपीएस पाकिस्तान से ट्रेनिंग के लोग जो इधर जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उन्होंने फिर यही रखा क्राइटेरिया कि जो सबसे पहले आयरलैंड में मौजूद हो, और फिर उसके बाद जिसके बाद मेंबरशिप एग्ज़ाम हो या कोई ट्रेनिंग हो, इस तरह करके उन्होंने उसको किया, और फिर दूसरी नेशनलिटीज़ भी उसके अंदर आ गई हैं। तो आपको सबके साथ कंप्लीट करना है, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग इन अ टीचिंग हॉस्पिटल। आपका एक्सपीरियंस टीचिंग है, चाहे वो ट्रेनिंग है, नॉन ट्रेनिंग है, टीचिंग हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, नंबर 1। नंबर 2, एक्टिव आईएमसी है। नंबर 3, आप मेंबरशिप एग्जाम्स अटैम्प्ट कर रहे हैं। नंबर 4, आप केस रिपोर्ट, ऑडिट्स वगैरह इन चीज़ों को अपनी सीवी के अंदर ऐड कर रहे हैं, जो कि आप उनके रैंकिंग क्राइटेरिया पे चले जाएँ। उनकी जो आरसीपी, आरसीएसआई की है, वही क्राइटेरिया है जो आपकी जॉब मार्केट के अंदर स्टैंड अलोन पोस्ट के अंदर आपको फुलफिल करता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों के लिए, मेडिकल काउंसिल में हम जो केसेस देखते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के वही ऊपर, मैं आ रहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वही मैं आ रहा था कि ये तो आपने वो एडवाइस कर दी ना, उसके लिए एज ए कम्युनिटी क्या एडवाइस करें? कम्युनिटी देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम 2000 डॉक्टर्स हैं इधर हमारी कम्युनिटी के अंदर, जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं ना, हम उसका तकरीबन 40-50% है टोटल, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं इधर। तो इस वजह से ज़्यादा पे कंप्लेंट्स भी हमारी होती हैं। आप देखें, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एक होती है क्लिनिकल फेलियर्स। 2 किस्म की कंप्लेंट्स मेडिकल काउंसिल में आती हैं। जो क्लिनिकल फेलियर्स होते हैं ना, वो किसी से भी हो सकते हैं, प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हॉस्पिटल के अंदर, आपसे हो सकती है, वो कवर्ड होती है एचएससी की तरफ से। मगर जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होती है ना, जिसके ज़्यादा केसेज आते हैं, आई थिंक 1-2 साल पहले सर्वे हुआ था, उसके अंदर जो फॉरेन डॉक्टर्स थे उनकी तकरीबन 80% से ज़्यादा कंप्लेंट थी, मतलब 2/3 से ज़्यादा कंप्लेंट नॉन आयरिश की थी, और जिसके अंदर मतलब हमारी कम्युनिटी के लोग भी काफ़ी होते हैं। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आप इसको देखें तो सबसे ज़्यादा ऐसा इनअप्रोप्रिएट टच, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट टच, आप मरीज़ को देख रहे हैं, किसी ऑपोजिट जेंडर को देख रहे हैं, किसी टीनेजर को देख रहे हैं, तो आपने शेफरॉन लेके जाना है, जो कि इधर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। लोग उसको भूल जाते हैं। देखिए, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, वहाँ डिफरेंट सिस्टम है, यहाँ का डिफरेंट सिस्टम है। कल्चर को समझें, इनके नॉर्म्स को समझें, कुछ वीडियोस देख लें, सर्च कर लें, चैट जीपीटी पर सर्च कर लें कि आयरलैंड के अंदर मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या क्या करना है। तो ये चीज़ें समझ के आएँ। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने ओईटी आइल्स में मतलब 8 बैंड लिए हुए हैं, सबसे हाईएस्ट बैंड लिए हुए हैं, तो आप, कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप सीनियर जूनियर और अपने लेवल के जो लोग हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच आपकी कैसी होती है, आपकी आप किस टाइम पे क्या बात करते हैं और किस टोन में बात करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड।
ठीक है। जब आप इधर आते हैं तो ये चीज़ें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कम्युनिकेशन के मसले, इन पे थोड़ा सा फोकस कर लें, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अदरवाइज़ लोग बहुत बहुत बड़ी ट्रबल में जाते हैं इधर आके, कुछ किया भी नहीं होता मगर उन पर कंप्लेन हो जाती है। जैसे इनअप्रोप्रिएट टच की कंप्लेन हो जाए तो आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं की, आपने शेपरॉन लेके नहीं गए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लोग इसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो इसका ज़रा ध्यान रखें। बाकी कोशिश जारी रखें, मेरे ज़िम्मे जो होगा मैं गाइडेंस के लिए कर सकता हूँ वो करूँगा इंशाल्लाह। अपनी कम्युनिटी के लिए पहले भी किया, थोड़ा सा बिजी हूँ सर, तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने आई थिंक पकड़ लिया आज मुझे। थैंक यू सो मच। आप हमेशा से हमें गाइड करते आए हैं और आप हमारे